अब देखिए, भारत में जो अर्थव्यवस्था को हम लोगों ने अपनाया है, यानी भारत की सरकार ने, वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स इकोनॉमी, जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का सहअस्तित्व है। दोनों का क्या है, कोऑर्डिनेशन है, उसी को क्या है हम मिश्रित अर्थव्यवस्था या मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। देखिए भारत में क्या है, आपको बोलता है कि स्वतंत्रता के पश्चात क्या है, अधिकांश जो हमारे नेता थे वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने के पक्ष में थे, जो आपको बताया। इससे अधिकतर लोगों का कल्याण हो, अधिकतर लोगों का क्या हो, कल्याण हो। और हालांकि भारत जैसे लोकतंत्र सरकार में नागरिकों की भूमिका और संपत्ति के निजी स्वामित्व का समाप्त करना संभव नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर हमारे संविधान आप लोगों ने थोड़ा देखा होगा, हमारे जो डीपीएसपी है, यानी राज्य के निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या है, समाजवाद के बारे में बात की गई है। या आप लोगों ने अगर प्रियम्बल पढ़े होंगे, प्रस्तावना अगर देखे होंगे, तो देखिए उसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, यानी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। तो इकोनॉमिक जस्टिस कैसे हो पाएगा अगर पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ में अगर अर्थव्यवस्था को दे देंगे, तो सोशल जस्टिस नहीं हो सकता। जैसे अब देखिए, हमारे यहाँ पे सबसे जो गरीब तबका है वो है महिलाएं। महिलाओं के पास क्या है, सबसे कम संसाधन है, यानी रिसोर्स सबसे कम है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए 2006 से पहले क्या था कि महिलाओं के नाम पर क्या होता था, संपत्तियां नहीं होती थी। यानी जो पिता से जो संतानों में जो संपत्ति का हस्तांतरण होता था, उसमें महिलाओं का नाम नहीं हुआ करता था। 2006 में क्या है, महिला का संपत्ति का अधिकार उनको दिया गया है। कि अभी क्या है, अगर कोई महिला चाहे तो अपने पिताजी के जो चल संपत्ति है उसमें भाइयों के बराबर क्या है, दावा कर सकती है। पहले ऐसा नहीं था। दूसरी बात है, अभी भी देखिएगा 27% जो महिलाएं हैं वो कामकाजी महिलाएं हैं। 27%, 27% कामकाजी महिलाएं। और क्या है, अभी भी 73% जो महिलाएं हैं वो डोमेस्टिक महिलाएं हैं, यानी हाउस वाइफ, वाइफ जिसे कहा जाता है। भारत में क्या है, हाउस वाइफ, ये अच्छा शब्द है, उसके लिए कहा जाता है। जो हाउस वाइफ होती है उनके पास संपत्ति नहीं होती है। उनका इनकम को या उनके वर्ग को हमारे जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है। चाहे आप घर में दिन में 10 लोगों का, 20 लोगों का खाना बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके वर्ग को जीडीपी में काउंट नहीं होगा। आप अपने बच्चों को कितना भी कपड़े धो दीजिएगा, कितना भी पढ़ाइए लिखाइए, उससे क्या होगा, जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे, किए जाएंगे। उसके बाद आप घर का कितना भी सफाई करिए, वो आपके जीडीपी में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप दूसरे के घर में जाकर से काम करें, दूसरे के बच्चों को पढ़ाएं, या दूसरे के घर में जाके खाना बनाए, या कोई होटल में खाना बनाए जिसमें आपको सैलरीज मिलती हो, तो उसमें वो क्या है, जीडीपी में काउंट है। इसलिए महिलाएं क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर माना जाता है। तो ऐसे लोगों को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। इसलिए देखिएगा, आजकल आप लोगों ने देखा होगा जेंडर बजट भी आ चुका है। जेंडर बजट आप लोग जानते हैं, जेंडर बजट कि महिला जो है उनके लिए अलग सा बजट होना चाहिए। क्योंकि जो सामान्यतः जो बजट होता है ना, वो अधिकतर पुरुष उस पर अधिकार कर लेते हैं, तो महिलाओं को नहीं मिल पाता। इसलिए महिलाओं के लिए क्या अलग सा जेंडर बजट बनता है कि उतना पैसा, उतना खर्च महिलाओं के उत्थान या उनके कल्याण के लिए किया जाएगा। इसलिए देखिएगा, मातृत्व वंदना योजना, जितने भी बहुत सारे महिलाओं के जो योजना चल रही है ना, जो बाल और महिला मंत्रालय के माध्यम से जो चलती है, उसमें ये सारे योजनाओं में जो पैसा दी जाती है वो जेंडर बजट के माध्यम से इनको दी जाती है। तो जेंडर बजट इसलिए आया है क्योंकि महिलाएं सबसे कमजोर है, यानी आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको इसलिए दिया जाए। और देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जिसे कहते हैं महिला सशक्तिकरण, यानी जिसको कहते हैं वोमेन एम्पावरमेंट। देखिए वोमेन एम्पावरमेंट कब होगा, जब वो सक्षम होगी तभी हो सकती है।
जब उनके पास इकोनॉमिक पावर, देखिए सारे समस्या का जड़ इकोनॉमी है। अगर इकोनॉमिक रूप से अगर महिलाएं सक्षम हो जाएगी तो वो खुद का अपना डिसीजन ले पाएगी, और अपना डिसीजन जब ले पाएगी तभी तो वो सशक्त हो जाएगी। इसके लिए इकोनॉमी में इंटरफेयर बहुत जरूरी है। जो भी चीज जो बात करे लास्ट में आके इकोनॉमी पर ही टिकती है सब चीज। इसलिए समाज के जो कमजोर वर्ग है उनको समाज के साथ आगे बढ़ाने के लिए, या भारत में जब आजादी हुआ ना, बहुत सारे लोग गरीब थे, अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, मजदूर थे, तो उनको समाज को सपोर्ट करने के लिए सरकार की आवश्यकता थी। सरकार उसको सपोर्ट करे, इसलिए क्या है, हमने निश्चित अर्थव्यवस्था अपनाया जिसमें समाजवाद के भी क्या है गुण पाए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा क्या हुआ, धीरे धीरे जो सरकार चली, लेकिन क्या है आजादी के कुछ समय बाद क्या हुआ, जो समाजवाद सरकार है, यानी समाजवाद की तरफ जो झुका हुआ सरकार थी, वो ज्यादा दिन तक क्या है अपने आप को संभल नहीं पाए। क्यों नहीं पाए? देखिए आपको पता है कि समाजवाद जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो उसमें लागत बहुत ज्यादा लगता है कि सरकारी कर्मचारी बहुत होते हैं, और सरकारी कर्मचारी इतना ज्यादा हो जाता है कि वो आर्थिक बोझ बन जाते हैं। आजकल देखिए हर जगह छटनी होता है या बीआरएस दिया जाता है। आप लोग जो देखिए एचएमटी कंपनी बंद हो गया ना, उसमें लोग जो नौकरी छोड़ दिया है उनको बीआरएस दिया गया है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जिसे कहा जाता है। तो उसको देके क्या होता है, उनको छोड़ देता है, तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्चा हो जाता है। लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी में अगर आप छोड़ देंगे या प्राइवेट कंपनी बंद हो जाता है ना, तो उसमें ऐसे कुछ देने की आवश्यकता होती नहीं है। तो इससे क्या होता है, और दूसरी बात है कि इन कंपनियों पर या इन क्षेत्रों पर क्या होता है, सरकारी ऑफिसर बैठे हुए थे, और सरकारी ऑफिसर तो अपने भाई भतीजा बात करके क्या अपने अपने लोगों को क्या भर्ती करवा दिया। और उससे क्या होता है कि जो सरकार का जो इफिशियंसी था या जो कार्य क्षमता था वो घट गया। और लाल फीताशाही जिसे कहते हैं, रेड टैपिज्म जिसे कहा जाता है, लाल फीताशाही या भ्रष्टाचार यानी करप्शन बहुत तेजी से बढ़ गया। और इससे क्या होता है कि समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। और 1991 आते आते भारत की हालत क्या है, बहुत खराब हो गया था। उसके बाद आपको बता था कि जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 1991 में नई आर्थिक नीति लाया गया जिसको एलपीजी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उसके माध्यम से क्या है, हम अभी क्या है पूंजीवाद की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। इसलिए देखिए हम हर जगह में क्या है, पूंजीपतियों को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी देखिए उत्तराखंड में क्या है, आर्थिक या इकोनॉमी क्या कहते हैं समिट किया गया है, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें बड़े बड़े उद्योगपति को बुलाया गया और बोला कि उत्तराखंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन पहले जब इन्वेस्ट कौन करते थे, देखिए पहले जो होटल वगैरह होते ना वो भी सरकारी हुआ करता था। आजकल होटल क्या है, सरकारी होटल आपको एक भी नहीं मिलेगा। पहले सरकारी होटल हुआ करता था, तो उसमें क्या था, खर्चा ज्यादा था, जितना इनकम होता था उससे ज्यादा खर्चा हो जाता था। इसीलिए सरकार ने भी क्या इन क्षेत्रों से क्या था अपना जो कार्य है वो धीरे धीरे समाप्त कर दिया। इससे सरकार के क्या मुनाफा बढ़ा है। और देखिए 90 के दशक के बाद जो 91 में, तो हमारा जो अर्थव्यवस्था क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था में नया स्वरूप आया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, एक नए रूप को धारण किया है, और हमने क्या है परिचालित बाजार आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। बाजार आधारित, बाजार मतलब इकोनॉमी, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी जिसे कहते हैं, यानी मार्केट तय करता है वस्तु का, सामान का दाम कितना हो। कोई वस्तु आप खरीदने जाते हैं, उसका निर्धारण कौन करता है, मार्केट करता है। तो अब क्या है बदल गया है, तो इसको क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था पे पुनर्परिभाषित किया गया। और क्या बाजार अर्थव्यवस्था की तरफ क्या झुकाव हो रहा है, कैसे किसकी तरफ झुकाव हो गया, बाजार यानी मार्केट इकोनॉमिक्स की तरफ इसको झुकाव हो गया। और निजी क्षेत्र की क्या है भागीदारी में क्या है वृद्धि हुई, इसकी निजी क्षेत्र की भागीदारी में क्या हुआ वृद्धि। तब 1990 के दशक में, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अभी आपको बोला ना केवल परमाणु हथियार और ऊर्जा को छोड़ के सभी क्षेत्र में क्या है निजी क्षेत्र आ गया है। एलआईसी वगैरह में भी आ गया, बैंकों में भी क्या है शेयर खरीदिए बैंकों का, ये भी आपके आ गया। अब ये अर्थव्यवस्था के जो संरचना है, ठीक है, अर्थव्यवस्था को क्या है मुख्यतः तीन भागों में इसको बांटा जाता है। एक होता है प्राइमरी सेक्टर होता है, एक होता है आपका टर्सरी से सेकेंडरी सेक्टर होता है, और एक होता है आपका टर्सरी क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र कहते हैं।
तो तीन मुख्यतः होता है, पहले तीन होते थे लेकिन वर्तमान में पांच होते हैं। जानिएगा, पहले कितने थे? तीन होते थे। एक होता प्राथमिक क्षेत्र होते थे, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र होते थे, और तीसरा क्या होते थे? तृतीय क्षेत्र हुआ करता था। लेकिन आजकल क्या होता है, नए नए इकोनॉमी में नए नए चीज इंट्रोड्यूस हो रहा है, प्रवेश कर रही है, तो उससे क्या होता है, इकोनॉमी बदल गया। आजकल देखिए ग्रीन इकोनॉमी आ गया। आजकल एक क्या होता है, एक ग्रीन लैब इकोनॉमी आ गया है। क्योंकि आजकल देखिए बहुत सारे जो आईटी कंपनी है ना, उसमें क्या होता है, आपको ऑफिस जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। घर बैठे बैठे जॉब करें, जब भी मन करे आप कंप्यूटर खोल के काम करें और काम दे दीजिएगा। ऐसे भी बहुत सारे काम हो गए हैं कि कंपनी या ऑफिस जाने की आपकी आवश्यकता ही नहीं होती है। घर बैठे बैठे रात को 2 बजे काम करने का मन करे करके दीजिए, 1 बजे करने के मन करे कभी भी करके दीजिएगा। तो वर्क का जो स्टाइल है वो भी बहुत सारे क्या है, बदल चुका है। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, अधिकतर क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल होता है? रॉ मटेरियल होता है, यानी कच्चे उत्पाद होता है, उसका इसमें आता है। कौन सा? कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल इसमें डिस्कशन करें। जैसे इसमें कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, उसके बाद खदान हो गया, खनिज जिसको निकालते हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। देखिए कृषि क्या आता है, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। इस सेक्टर में आता है प्राइमरी सेक्टर। पशुपालन यानी एनिमल एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पशुपालन, खदान हो गया। तो ये सारे जो चीज होता है, ये क्या आता है, आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत इसको रखा गया है। और इसमें क्या होता है, अधिकतर रॉ मटेरियल होता है। कौन सी में होता है? कच्चे माल इसमें अधिकतर होता है। इसमें क्या होता है, अधिकतर कच्चे माल होते हैं। देखिए इसमें लिखा भी है कच्चे माल के बारे में, कौन कौन से कच्चे माल होता है। अभी आपको कृषि होता है, देखिए कृषि है, खनन है, या गैस निष्कासन है, ये सारी चीज इसमें आता है। कुल मिला के कच्चे माल जिसमें होते हैं इसमें आता है। और ऐसे क्षेत्रों में जो काम लोग काम करते हैं उसको रेड कॉलर कहा जाता है। आप लोग देखे होंगे ना, जो बहुत सारे जो काम करने वाले होते हैं उनके ड्रेस अलग अलग होते हैं। जो मजदूरों का ड्रेस अलग होता है, ऑफिसरों का ड्रेस अलग होता है, ये सब होता है। इसमें कैसा होता है, रेड कलर कॉलर जो होता है उसको कहा जाता है। उस तरह के लोग इसमें कार्य करते हैं। इसमें प्राइमरी सेक्टर। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर होता है। इसमें क्या होता है, विनिर्माण काम होता है, निर्मित होता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग होता है। कुल मिला के क्या है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वो होता है आपका सेकेंडरी सेक्टर होता है, या जिसको द्वितीय का क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या है, विनिर्माण होता है, चाहे ऑटोमोबाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़ा हो, जो भी होता है, बिजली, ये सब क्या होता है, इसका होता है। और इसे ब्लू कलर वर्कर कहा जाता है। कैसे कहते हैं? ब्लू कलर वर्कर कहा जाता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी में जो डाउनफॉल है या लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है ना, उसका मेन कारण है ये द्वितीय सेक्टर का कमजोर होना। द्वितीय सेक्टर का क्या होना? कमजोर होना। हमारे यहाँ पे अधिकतर लोग क्या होता है, सेवा करना चाहता है, सर्विस सेक्टर में जाना चाहता है। सर्विस सेक्टर में क्या होता है, एक लिमिटेशन भी होता है। और सर्विस सेक्टर में अधिकतर लोगों क्या होता है, एजुकेटेड लोग ज्यादा होते हैं सर्विस सेक्टर में। लेकिन जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, इसमें कम पढ़े लिखे लोग भी क्या होता है, इसमें काम कर सकते हैं। जैसे कंपनी, आप सोचिएगा उत्तराखंड में या सिटकुल आने से पहले उत्तराखंड में कितना ज्यादा बेरोजगारी था, उत्तराखंड के लोग कितने बाहर में काम करते थे। ये कंपनी आके कितना बेरोजगारी को कितना खत्म कर दिया। हल्द्वानी हो गया, रुद्रपुर हो गया, इन शहरों का डेवलपमेंट देखिए, कितना तेजी से डेवलपमेंट हुआ। इसका मेन कारण क्या है? औद्योगिकरण, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, या विनिर्माण सेक्टर होगा। विनिर्माण सेक्टर जिस देश की अच्छा है, उन देश का क्या होता है, इकोनॉमी उतना अच्छा होता है। आप जानते हैं कि चाइना का इकोनॉमी इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि वहां पे विनिर्माण सेक्टर बहुत अच्छा है। वहां पे एजुकेशन सेक्टर को क्या है, विनिर्माण सेक्टर के अनुसार क्या होता है, उसको ढाला गया है। कि लोगों का क्या है, हाई स्कूल से ही क्या होता है, उसको टेक्निकल वर्कर बनाया जाता है। और वो क्या होता है, टेक्निकल चीज सीख के काम करते हैं। जैसे देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ पे हम 8 घंटे काम करके उसके बाद घर में आके बैठे रहते हैं, टीवी देखते हैं या कुछ भी करते हैं, जो भी करते करते रहते हैं। लेकिन चाइना वगैरह में क्या होता है, 8 घंटे के बाद भी क्या घर में आके क्या होता है, कुटीर उद्योग करते हैं। जैसे आप लोग हमारे यहाँ पे जो आप लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, चाइनीज मोबाइल, जैसे रेडमी हो, जो भी हो,
इसके जो बैटरी बनाना हो, इसका कवर बनाना हो, इसका चिप बनाना हो, ये बड़े बड़े कंपनी में नहीं बनता है। बड़े बड़े कंपनी में तो कैसे इसका क्या होता है, असेंबल होता है। असेंबल मतलब सारे चीजों को जोड़ के बनाना। देखिए असेंबल अलग करता है, अलग अलग पार्ट्स बनाना अलग अलग कहा जाता है। तो ये जो पार्ट्स बनता है ना, ये पार्ट्स घरों में बनता है, कुटीर उद्योग होता है वहां पे। और हमारे यहाँ पे क्या है, कुटीर उद्योग का क्या बहुत, जिसको एमएसएमई सेक्टर कहते हैं, एमएसएमई सेक्टर बहुत ही कमजोर है। और ये क्या कहते हैं, ये जो डीमोनेटाइजेशन किया गया था ना, विमुद्रीकरण जब किया गया था 2016 में, उससे क्या है कुटीर उद्योग और ज्यादा बर्बाद हो गया है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग देखे होंगे हमारे यहाँ पे एक कार्यक्रम चलता है, स्वयं सहायता समूह जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह में क्या होता है, इन्हीं को क्या है, कुटीर उद्योग को स्थापित करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया था। और ये क्या होता है, चाइना वगैरह में क्या है, हर घर घर में है। जो घर घरों में क्या होता है, ये जो खिलौने वगैरह क्या होता है, बड़े बड़े कंपनी में नहीं बनता है, घरों में बनता है। या जो मूर्ति वगैरह जो दीपावली के समय में आप लोग देखते हैं, ये लड़ी वगैरह जो होते हैं ना, ये चाइना से आता है। ये बड़े कंपनी में असेंबल होता है। बड़े कंपनी में क्या होता है, असेंबल होता है। यहाँ पे क्या होता है, सारी चीजों को जोड़ के एक चीज बनाया जाता है। तो भारत में भी क्या है, यानी सेकेंडरी सेक्टर का बहुत कमजोर है। और इसमें बहुत सारे कारण है। तो सरकार का पहले अधिकार जो कंपनी होते थे वो सरकार के हाथों में था, और इससे क्या होता, उनका बढ़िया से डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का खराबी होना। एजुकेशन में क्या होता है, केवल किताबी ज्ञान दी जाती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। तो क्या होता है, एक बच्चा क्या होता है, इकोनॉमी पढ़ने के बाद भी क्या होता है, गणना नहीं कर पाते हैं। और एक फिजिक्स पढ़ने के बाद भी क्या होता है, कंपनी में काम करने में दिक्कत होने लगती है। आप देखिएगा, ये बहुत सारे केमिकल फैक्ट्री है हमारे चिड़रगंज और रुद्रपुर में। वहां पे क्या है, जो बिना साइंस पढ़े हुए व्यक्ति भी क्या है, एक साल देखते देखते क्या होता है, अच्छा अच्छा केमिकल केमिस्ट बन जा रहा है। और क्या होता है, जो एमएससी करे हुए जो व्यक्ति है वो भी क्या है, पहले जाके वो केमिकल मिला नहीं पाएंगे। दिक्कत बहुत सारे हैं, प्रैक्टिकल की कमी बहुत ज्यादा इसमें आती है। तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, द्वितीय सेक्टर बहुत कमजोर है, इसलिए हमारे यहाँ पे बेरोजगार बहुत ज्यादा है। बेरोजगार का मेन कारण क्या है, द्वितीय सेक्टर का कमजोर होना, क्योंकि इसी में रोजगार होता है। और देखिए सबसे ज्यादा जो रोजगार होता है ना, वो एमएसएमई सेक्टर में होता है। ध्यान दीजिएगा, आप देखिए जो बड़े उद्योग नहीं होते, बड़े उद्योग में ज्यादा रोजगार नहीं होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो बड़े बड़े उद्योग होता है उसमें ज्यादा रोजगार नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें अधिकांश जो सामान है ना वो ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक या रोबोटिक सिस्टम से बने हुए हो। उसमें ज्यादा लोग की जरूरत नहीं होती, उसमें केवल जो बड़े बड़े इंजीनियर वगैरह होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। लेकिन जो एमएसएमई सेक्टर होता है, देखिए एमएसएमई सेक्टर में कौन कौन सा होता है, एक तो आपका लघु उद्योग है, उसको एमएसएमई सेक्टर कहते हैं। एक है लघु उद्योग, एक है मध्यम उद्योग, और एक है कुटीर उद्योग। सबसे ज्यादा जो रोजगार ना, देखिए भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जितने रोजगार मिलता है, उसका 90% रोजगार क्या होता है, इन्हीं सेक्टर में मिलता है। बड़े उद्योगों में रोजगार नहीं मिलता है, उसमें कम लोग को रोजगार मिलता है। इन जो एमएसएमई सेक्टर होता है, जिसमें मीडियम, उसके बाद स्मॉल, और जो कुटीर उद्योग होता है, जिसको माइक्रो कहते हैं, उसमें ज्यादा लोग काम करते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी के घर में अगरबत्ती बन रहा है, तो अगरबत्ती क्या घर में ही बन सकता है। तो 8 घंटे जॉब करने के बाद भी क्या 2-3 घंटा निकाल के अगरबत्ती घर में बना सकता है, अगर सरकार उसके लिए अच्छा सा माहौल बना के दे कि उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनको मार्केट तक पहुंचने का काम करना, सरकार उसमें खरीदारी करने में थोड़ा सा हेल्प करे, तो इसके लिए बहुत सारा आसान है। मोमबत्ती बनाना, उसमें बहुत सारे ऐसे काम है जिसको किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, एमएसएमई सेक्टर क्या ज्यादा रोजगार देता है। जो बड़े उद्योग होते हैं ना, उसमें रोजगार नहीं होता है, वो बस ऑटोमेशन होता है उसमें। अब आता है तृतीय सेक्टर, जिसको टर्सरी सेक्टर कहते हैं। इसमें सर्विस होता है। क्या होता है, सर्विस। जैसे हम लोग आप लोग क्या होता है, सर्विस कहते हैं, होटल सर्विस है, जितने परिवहन है वो सर्विस है। ये सर्विस सेक्टर क्या होता है, जो दूसरे को क्या होता है, सेवा प्रदान करती है। तो ऐसे सेक्टर को क्या होता है, सर्विस।
जिसमें क्या भौतिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता। इसमें क्या भौतिक वस्तुओं का क्या होता है, उत्पादन नहीं होता है, केवल क्या सेवाएं प्रदान की जाती है। ठीक है, यहाँ क्या जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र से अलग होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, थोक विक्रेता, परिवहन, रसद, बैंकिंग वगैरह सब इसमें आता है। होटल वर्कर होता है, इसको व्हाइट कलर क्या होता है, वर्कर कहते हैं। जो सफेद कपड़े लोग पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, तृतीयक क्षेत्र के लोग कहे जाते हैं। ये तीन क्या था, परंपरागत रूप से क्या था हमारे यहाँ पे इकोनॉमी के सेक्टर थे, लेकिन अब दो सेक्टर और जुड़ गया है। दो सेक्टर क्या क्या जुड़े हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एक है आपका चतुर्थ सेक्टर में, पहला है आपका नॉलेज इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था की बौद्धिक पहलू, उसको आप कह सकते हैं नॉलेज इकोनॉमी। ये कहते हैं ज्ञान क्षेत्र जिसे कहते हैं नॉलेज इकोनॉमी। आजकल देखिए, जिसके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, पैसा कमा सकता है। जैसे शेयर मार्केट में अगर आपको काम करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, नॉलेज बहुत जरूरी है। आपको किसी टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करना है, अनुसंधान सेक्टर में काम करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। जैसे शिक्षा हो गया, प्रशिक्षण हो गया, प्रौद्योगिकी हो गया, अनुसंधान हो गया, इन सब में काम करने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। बिना नॉलेज के आप काम नहीं कर सकते। नॉलेज नहीं होगा तो आपके पास कोई नहीं आएगा। नॉलेज नहीं होगा तो आपके पास कोई नहीं आएगा, दिक्कत है। तो इसलिए क्या है, आप 8 घंटे क्या है, कोई काम करने के बाद भी क्या है, आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत से लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, या बहुत से लोग क्या होगा, सीए वगैरह है, अपने काम करते हैं, या डॉक्टर वगैरह है, वो भी इसी में आजकल आ जाता है, अनुसंधान करते रहते हैं, तो उसमें आ जाता है। तो ये सारे क्या होता है, इन क्षेत्रों में आते हैं। उसके बाद जो पांचवा सेक्टर होता है वो क्या होता है, निर्णय यानी डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या निर्णय लेने का काम होता है, उच्चतर काम होता है। जैसे इसमें सीए वगैरह भी आ जाता है, ये बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो भी आता है, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग भी इसमें आता है, शेयर मार्केट। तो ये सारे जो लोग होते हैं इसको क्या कहते हैं, जो डिसीजन लेते हैं। या आप लोग देखेंगे जो एलआईसी वगैरह होता है ना, उसमें एक अधिकारी होता है जिसको एक्चुअरीज कहा जाता है। वो जैसे एलआईसी का जो प्रीमियम बनाया जाता है ना, उसका जो निर्धारण कैसे की जाती है कि कितना रुपए करके अगर 10 साल जमा करेंगे तो कितना हो सकता है, मार्केट में कितना अप डाउन होगा, तो वो जो निर्धारित करते हैं ना, उसके लिए अलग से कर्मचारी होता है। तो वो डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन लेने वाले लोग भी क्या होता है, इसी में आते हैं। तो आज क्या होगा, 5 प्रकार के सेक्टर हो गया, पहले 3 प्रकार के सेक्टर था, आज 5 प्रकार के सेक्टर हो गया। और इसमें क्या होता है, जो नॉलेज आधारित जो सेक्टर है, ये सबसे ज्यादा क्या होता है आजकल है। ठीक है, जो कृषक है, कृषकों का, छोटे किसानों का हालत तो बहुत खराब है, आप लोग जानते हैं। छोटे किसान क्या है, वो जी रहा है, बाकी उसके पास कुछ है नहीं। उसके बाद जो पशुपालन है, जो छोटे हैं उनका भी वही हालत है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जॉब करते हैं उसका भी क्या था, उतना ज्यादा सैलरी नहीं है कुछ लोगों को छोड़कर। लेकिन क्या था, जो चतुर्थ श्रेणी जो नॉलेज वाले हैं, जिनके पास नॉलेज है उनके पास क्या अपार संभावना है, जो प्रशिक्षण दे वगैरह करे उसको भी क्या है। तो ये 5 प्रकार के क्या है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था के क्या है, क्षेत्र कहते हैं इसको। तो ये हो गया आपके अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ये क्या हो गया, अर्थव्यवस्था के क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो आज हम यही तक ही पढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल आप लोग थोड़ा सा तैयारी करके आइएगा, कल जीडीपी पढ़ाएंगे, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। देखिए कल आप लोगों से क्या डिस्कशन सर करेंगे। ये जो फोर्थ और फिफ्थ सेक्टर है ना, ये थर्ड सेक्टर को ही वो करा है ना, उन्होंने ज्यादा रिफाइन करके बनाया है। तो जो फोर्थ और फिफ्थ सेक्टर है, पहले इसको थर्ड सेक्टर में काउंट करते थे ना। हाँ हाँ हाँ, थर्ड में ही काम करता, क्योंकि पहले ये ऐसा नहीं होता था ना। देखिए पहले शेयर मार्केट उतना बढ़िया नहीं था। उसके बाद क्या था, प्रशिक्षण या जिसको ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं वो नहीं था। आजकल ये बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं होते थे पहले ज्यादा, इसलिए ये ऐसा नहीं था। आजकल क्या होगा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, हो गया। आजकल देखिए हर चीज के लिए मार्केट का भी देखिए क्या क्या होता है, पहले रिसर्च होता है। आप लोग जानते हैं, जो यहाँ पे टिकटॉक कंपनी को क्यों बंद कर दिया गया, आप लोग ने कभी सोचे हैं ऐसे क्यों हुआ है।
या आप लोग अगर कभी मॉल वगैरह में जाते हैं हाँ सर, तो वहाँ, डाटा लीकेज के ऊपर कुछ उसका प्रॉब्लम था, इशू था, इसलिए। नहीं नहीं, लीगल वाली बात नहीं है, इनलीगल वाली कोई बात नहीं था, वो कंपनी है वो लीगल ही था। इनलीगल जानते क्या है? डाटा कलेक्शन करना। डाटा कलेक्शन करना बना आपको बताता हूँ। आप देखिए बड़े बड़े शहर में जाइएगा या जितने भी मॉल वगैरह है ना, मॉल में क्या होता है, वहां पर डाटा कलेक्शन होता है। वहाँ क्या होता है, डाटा की आप कौन से सामान खरीदते हैं, क्या कहाँ से आया है, क्या करने वाला है, क्या ये सब क्या होता है, उसमें कलेक्शन होते हैं। और उसमें बहुत सारे ऑफर देता है, कूपन देता है, एक दो कूपन पैसा मिल जाता है, कुछ मिल जाता है, वो अलग बात है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेटा का में काम है। क्या है? डेटा कलेक्शन। आप लोग कभी मॉल वगैरह जाते हैं तो देखिए बोलते हैं कि ये कूपन ले लीजिएगा, इसमें जरा मोबाइल नंबर लिख दीजिए और आपको ये ऑफर मिल सकता है, या हमारा या कोई सेमिनार होगा वहां पे आइएगा तो कपाल गिफ्ट मिलेगा, ये गिफ्ट मिलेगा, वो भी गिफ्ट मिलेगा, वो सब करते रहते हैं। तो ये मोबाइल नंबर का कलेक्शन क्यों करते हैं? उसके बाद देखिए यही मोबाइल कलेक्शन करके क्या होता है, ये बड़े बड़े कंपनी को बेच देते हैं ये डेटा। फिर आपके मोबाइल में मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये सस्ता है, वो सस्ता है, ये सब क्यों होता है? कि डाटा कलेक्शन। देखिए टिकटॉक क्या हो रहा है, डाटा कलेक्शन कर रहा था। कैसे कर रहा था? जैसे इसमें क्या था, अधिकतर युवा लोग ज्यादा जुड़े हुए थे, और इसमें युवा लोग क्या क्या था, जो पसंद होता है ना बहुत जल्दी बदल जाता है, एक जैसा नहीं होता मन। तो उनको क्या था, जो मन में ज्यादा अच्छा लगता था वही पे क्या होता है, उसमें ज्यादा रुचि हो जाता है। अब उसमें जो जितनी भी वीडियो आ रहा था उसमें बहुत सारे ड्रेस वगैरह वगैरह क्या है लगा के क्या होता है, वो वीडियो बना जा रहा था। और उससे क्या होता कि जो कंपनी उस क्षेत्र में है उन कंपनी को क्या वो डेटा बेच दिया था कि इस तरह के या इस क्षेत्र में क्या होता है, किस तरह के कपड़े ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं मुझे कोई ड्रेस अच्छा लग रहा है तो मैं उस तरह के वीडियो को ज्यादा देखूंगा, ये क्या है, मानसिकता बन जाती है। तो वो वीडियो देख रहे थे तो मनोवैज्ञानिक रूप से क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो कपड़े अगर मेरे सामने कभी आ जाए, मेरा मनपसंद जो व्यक्ति है जो डांस कर रहा है या कर रही है, वो उनके कपड़े जैसा है वैसे कपड़े मुझे भी होना चाहिए, ऐसे अगर मेरा मन में ये बात आ जाती है, जब मेरे पास पैसा हो जाए, तो इसीलिए क्या होता है कि वहां के डाटा को सेल किया जाता है। उस डाटा के हिसाब से क्या होता है, वो वहां का बाजार कंट्रोल हो जाता है। अगर मान लेते हैं कि आपके पास हल्द्वानी के लोगों का अगर डाटा आपके पास है कि वो लोग कब किस दिन मार्केट आते हैं, किस टाइम पे मार्केट आते हैं, क्या चीज खाते हैं, क्या चीज पहनते हैं, और कब घूमना पसंद करते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सारे डेटा अगर आपके पास उपलब्ध होगा तो उस हिसाब से क्या है, आप अपने मार्केट को या अपने दुकान को या अपने बिजनेस को क्या है, ग्रो कर सकते हैं। तो मेन है डाटा। तो डाटा कलेक्शन करने के लिए होता है। इसके बाद देखिए ये जो पबजी वगैरह गेम वगैरह आता है ना, इसमें सब क्या है, डाटा कलेक्शन होता है। जितने भी चीज होता है ये डाटा कलेक्शन होता है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है कि भारत से क्या डाटा कलेक्शन हो रहा था। और भी बहुत सारा तरीका है डाटा कलेक्शन करने का, लेकिन ये बड़े पैमाने पे फैल चुका था इसलिए इसको बंद कर दिया गया। सुरक्षा के कोई ऐसे नहीं था। बाकी बहुत सारे क्या चैनल चल रहा है उसमें सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है। मेन है डाटा कलेक्शन का है। डाटा कलेक्शन को एक तरह से सुरक्षा भी कह सकते हैं कि इसमें सुरक्षा का भी दिक्कत था कि बहुत से लोग क्या था, पबजी में क्या था, बहुत से लोग डेथ हो जा रहे थे। उसके बाद एक रशिया से गेम गेम आया था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। उस गेम में क्या था, लोग मर जा रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसके सर, कारण क्या था ब्लू इन सबको वेल। बंद कर दिया गया था। और थोड़ा चाइना से क्या था, थोड़ा दबाव भी बन जाता है, जब चाइना चाइना और पाकिस्तान से जो भी सामान आता है उसमें थोड़ा दबाव बन ही जाता है, तो उसके कारण भी क्या होता है, ये होता रहता है। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो। कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोगों से देखिए कल क्या पढ़ेंगे पहले समझ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कल हम पढ़ेंगे जीडीपी। जीडीपी। दूसरा है जीएनपी। जीएनपी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे एनएनपी। एनएनपी इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और एक पढ़ेंगे हम पर पर कैपिटा इनकम, या और एक चीज पढ़ेंगे नेशनल इनकम। इन सारे चीजों को हम पढ़ेंगे।
जीडीपी सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा जीएनपी होता है, उससे छोटा एनएनपी होता है, उससे छोटा क्या होता है, पर कैपिटा इनकम होता है, और नेशनल इनकम अलग होता है। पर कैपिटा इनकम मतलब एक व्यक्ति कितना कमाता है, और नेशनल इनकम का मतलब होता है पूरे भारत के लोग कितना कमाता है जिंदगी में। और पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है जिसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। और किसी भी अर्थव्यवस्था के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा चीज होता है पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय ही होता है, कि उससे पर व्यक्ति के जो इनकम होता है उसको नापा जाता है। और आपको बता था दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिसने पर कैपिटा इनकम भारत में पहला कैलकुलेशन किया था, यानी गणना की थी। इसने क्या था, दादा भाई नौरोजी ने किया। तो इन चीजों के बारे में, ये जो 5 टॉपिक है, इन 5 टॉपिक के बारे में आपको कल बताया जाएगा। आप लोग थोड़ा सा पढ़ के भी आइएगा, क्वेश्चन भी पूछिएगा, ठीक है। चलिए आज यहाँ पे खत्म करते हैं। गुड नाइट सबको।